हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले जो लोग एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़े हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आज का लेक्चर और भी या फिर इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो और भी आसानी से क्या करें, समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक की जो फ्लक्स होता है वो भी काल्पनिक होता है, वो वास्तविक होता है, रियल होता है। अतः इसे समझने के लिए अगर रियल से इमेजिनरी की तरफ चलें तो और भी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण को देखें, जिसको समझने के पश्चात हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वाटर फ्लो का उदाहरण ले लें तो ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी। जैसे किसी नहर या नाले या किसी वाटर बॉडी जिसमें एक समान वेग भी से जल बह रहा हो, यदि किसी क्षेत्रफल ए वाले फ्रेम को क्षेत्रफल ए वाले फ्रेम को उस वाटर बॉडी में लगा दिया जाए तो फ्रेम से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली जो जल की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, जल का फ्लक्स कहते हैं। मतलब सपोज कीजिए ऐसे नहर बह रही है या फिर इधर से नदी का बहाव है और उसमें हमने क्या कर लिया, ये कि वही हमारा फ्रेम है, कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी है। हमने क्या कर दिया, इस फ्रेम को हम इस वाटर बॉडी जो ये जो फ्लो हो रहा है वाटर का, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो इस फ्रेम से जो प्रति सेकेंड जो बहने वाले जल की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर फ्लक्स कहते हैं, जल का फ्लक्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और भी हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि अभी रेनी डेज है, रेनी सीजन चल रहा है, तो अगर हम क्या करें, एक बकेट ले लें और उस बकेट को हम ओपनली रख दें, बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश की बेग जो बारिश होगी, बारिश में जो वाटर फ्लो होगा उसका बेग मान लीजिए एक समान है, तो एक समान बेग से एक सेकंड में यानी एक सेकंड में जितना वाटर उस बकेट के अंदर स्टोर होगा वही क्या होगा, रेन वाटर फ्लक्स होगा। अब एक चीज़ है कि ये जो रेन वाटर फ्लक्स है या वाटर फ्लक्स है वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा। तो अगर हमने देखा कि जो वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा ही क्या कहलाती थी, जल का फ्लक्स कहलाता था, जल का फ्लक्स कहलाता था। तो यहाँ पे जो जल का फ्लक्स है वो तीन चीज़ों पे निर्भर करेगा। पहला क्या, अगर मान लीजिए फ्रेम वही है और वो क्या हो जाए, जो नदी बह रही है या फिर जो हमने वाटर बॉडी लिया है उसमें जल का बहाव तेज हो जाए, तो जो जल का बहाव तेज होगा तो प्रति सेकेंड जो पास करने वाले जो जल की मात्रा होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो जल का फ्लक्स होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही वेग कम होगा तो इसमें प्रति सेकेंड पास करने वाले जो जल होंगे या जल की जो मात्रा होगी वो कम होगी, इसका मतलब जो वाटर फ्लक्स है वो कम होगा। दूसरी चीज़, तो पहला क्या हो गया, जो पहली जो निर्भरता थी वाटर फ्लक्स की वो क्या थी, वेग था। दूसरा क्या था, अगर हम क्या करें, मान लीजिए ये बड़ा फ्रेम है और एक छोटा फ्रेम ले लें और दोनों को क्या करें, एक छोटा फ्रेम हमने इस पर ऐसे लगा दिया और ये बड़ा फ्रेम है, तो देखेंगे कि वही वाटर बॉडी वही है, वेग वही है, जल का बहाव वही है। हमने क्या किया, उसमें दो फ्रेम लगा दिया, एक बड़ा एरिया वाला है और एक छोटा एरिया वाला है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो बड़ा एरिया वाला होगा फ्रेम, उसमें जो फ्लो की जो पर सेकेंड जो मात्रा होगी वाटर की वो ज़्यादा होगी, जबकि कम क्षेत्रफल वाले
फ्रेम से जो जल का फ्लो होगा वो कम होगा। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाटर फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अगर क्षेत्रफल घटेगा तो वाटर फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तीसरा चीज ये है, अगर हम क्या करें, सपोज कीजिए जो वाटर बॉडी है वो ऐसे बह रही है और हमारा जो फ्रेम है ऐसे, इसको हम क्या करें, इसके साथ अगर झुकाव देखें, हम अगर ऐसे कर दें सीधा, सपोज कि जल का बहाव ऐसे और हम फ्रेम को ऐसे लटका दें, तो देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फ्लक्स होगा, वाटर फ्लक्स, वो ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम फ्रेम को थोड़ा सा झुका दें तो जैसे झुकाएंगे तो जो पास करने वाले जो वाटर होंगे वो उनकी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जो हमने देखा कि जो निर्भरता है किसकी, वाटर फ्लक्स की, वो इस बात पे भी निर्भर कर रही है कि फ्रेम का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वाटर फ्लो के साथ, वो किस तरह से है। तो तीन चीज़ों पे निर्भर कर लिया वाटर फ्लक्स। पहला क्या, तो पहला ये चीज़ है कि क्या था कि हमने देखा कि जो 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 वाटर बॉडीज में जो जो वेलोसिटी है जल की, उस पर निर्भर किया। दूसरा जो था, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो वाटर फ्लक्स है वो तीन चीज़ों पर निर्भर किया। पहला, जो वाटर बॉडीज थी, वाटर बॉडीज में बहने वाले जल के बेग पे। दूसरा, जो हमने फ्रेम उसमें सेटअप किया है उस फ्रेम के क्षेत्रफल पे। और जो तीसरा इस बात पे कि जो जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह और जो हमने फ्रेम लगाया है, फ्रेम का उसके साथ किस तरह से व्यवस्था है, अर्थात झुकाव पे क्या किया, ये निर्भर किया। दूसरा उदाहरण जो हमने लिया है जो रेन वाटर फ्लक्स का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा कि अगर हम क्या करें, सपोज कीजिए एक तरह से बारिश हो रही है और दो बकेट ले लिए हैं हम, 2 बकेट ले लिए हैं। एक का जो ऊपर का जो एरिया है वो कम है, और मतलब एक पतला है और एक मोटा है, मतलब एक का जो ऊपर का जो एरिया है वो ज़्यादा है और एक का कम है। दोनों को हमने क्या कर दिया, एक समान बेग से बरसने वाले जहाँ पे बारिश हो रही है उसके अंदर रख दिया हमने। तो हम देखेंगे कि तो जो बड़ा वाला बकेट है उसमें जो 1 सेकेंड में जो जल स्टोर होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि जो कम क्षेत्रफल वाला है यानी पतला है उसमें जो जल है उसमें जो जल स्टोर होगा वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा देखें, अगर सपोज कीजिए कि दो ऐसे एरिया हैं, एक एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक एरिया में बहुत कम बारिश हो रही है। हम फिर अब दो बकेट ले रहे हैं, दोनों समान क्षेत्रफल वाले बकेट ले रहे हैं, और दोनों को हम क्या करें, दोनों अलग अलग जगह पे रखें, एक कम बारिश वाले एरिया में और दूसरा ज़्यादा बारिश वाले एरिया में। तो देखेंगे जहाँ पे तेज़ बारिश हो रही होगी वहाँ पे जो जल का स्टोर होगा, 1 सेकेंड में जो जल स्टोर होगा वो ज़्यादा उस बकेट में होगा, जबकि जहाँ पे कम बारिश हो रही है यानी धीरे धीरे बेग से हो रही है बारिश, वहाँ पे जो स्टोर होने वाले जल की जो मात्रा है वो कम है। तीसरा देखें अगर हम कि बकेट क्या है, बकेट एक ही बकेट है और बारिश हो रही है, तो बकेट को हम, बारिश ऐसे हो रही है और बकेट को हमने ऐसे रखा हुआ है, बारिश ऐसे हो रही है तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही जल स्टोर होगा। जबकि हम क्या करें, बकेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा बेंड कर दें, थोड़ा सा झुका देंगे जब, तो बारिश ऐसे हो रही है और हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया है, तब उस समय क्या होगा, जो जल स्टोर होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में जो जल प्रभावित हो, जो उसमें स्टोर होना होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जल प्रवाह है वो, यानी जल का जो फ्लक्स है वो कैसे निर्भर करता है, जो रेन वाटर फ्लक्स है वो कैसे निर्भर करता है। जब ये चीज़ हम समझ गए तो इसको भी हम सेम इसी तरह से रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा क्या है। अब हम अगर वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, अगर उससे कंपेयर करके ही हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसे पाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसकी गणितीय परिभाषा की बात करें तो कुछ गणितीय परिभाषा भी हम ऐसे दे सकते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, हमने क्या मान लिया कि वो जहाँ पे हम क्षेत्र कोई जो फ्रेम लेके जा रहे हैं, यानी जो क्षेत्रफल वाला जो हमने निश्चित एरिया का जो हमने एक फ्रेम बनाया है, उस फ्रेम को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले क्षेत्र में लेके जा रहे हैं।
और उसका जो क्षेत्रफल है उसका एक अल्पांश भाग हमने क्या ले लिया, डीए हो, तो इससे संबंधित यानी इस क्षेत्रफल से संबंधित यानी डीए एरिया से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों के अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया है इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, इसलिए हमने इसको लिखा, अगर डी फाई ई से रिप्रेजेंट करें तो ये किसके बराबर होगा, ई वेक्टर ई डॉट डी है, क्योंकि ई भी क्या है अपने आप में एक सदिश राशि है और ये है ये क्षेत्रफल सदिश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है और ये क्षेत्रफल सदिश अपने आप में क्षेत्रफल सदिश है, तो दोनों के ये अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को हटा के हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। तो उस स्थिति में डी फाई ई किसके बराबर होगा, ये अगर वेक्टर ई का अगर परिमाण है ये ई, तो और ये क्या है डी का परिमाण डी हो गया, वेक्टर डी का परिमाण डी हो गया, तो ये डी फाई ई किसके बराबर होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमने क्या बना लिया, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ए है, यानी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वो एक समान है। इसमें हमने क्या रख लिया, एक ए क्षेत्रफल का हमने एक फ्रेम लगा दिया। तो इस फ्रेम से जितनी ये बल रेखाएं पास करेंगी वही क्या होगा, इस क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होगा। संपूर्ण भाग के लिए अगर हम ये मान लें कि जो संपूर्ण भाग है, संपूर्ण भाग से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, फाई है, तो फाई किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई के बराबर होगा। और हम ये जानते हैं कि जो डी फाई ई क्या है, एक अल्पांश भाग से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसकी संख्या है। अब दो कंडीशन ये हो सकता है, क्लोज इंटीग्रल लिखने का क्या मतलब है, क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या है कि छोटे छोटे अल्पांश भागों से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा सबको क्या करेंगे, हम अलग अलग जोड़ लेंगे। अब एक चीज़ है, अब जोड़ने की जरूरत क्यों है, तो जोड़ने की जरूरत दो कारणों से हो सकती है। पहला तो ये कि जो हमने वैद्युत क्षेत्र लिया है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, असमान है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है यानी जो पृष्ठ लिया है वो पृष्ठ क्या है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो वो इरेगुलर सरफेस है, तो इरेगुलर सरफेस से हम क्या करें, अगर छोटे छोटे खंडों में उसको विभाजित कर लें तो एक खंड से जितना जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डी फाई ई से। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के तब क्या करेंगे, सबको जोड़ के हम टोटल सरफेस से जो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको ज्ञात कर लेंगे। तो वही हमने लिखा है, अगर हम पिछले समीकरण से डी फाई ई का मान रखें तो ये क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए हो जाएगा, और ई इंटू डी ए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल सरफेस का है ये ई डी ए कॉस थीटा। जहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, जहाँ पे ये जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन है, और यहाँ पे सरफेस भी लिखा है, सरफेस मतलब पृष्ठीय समाकलन। अब अगर हम ये ले लें कि ये जो क्लोज इंटीग्रल है डीए का, यानी डीए का अगर क्लोज इंटीग्रल यानी सरफेस का हम क्या करें, पृष्ठीय समाकलन निकाले और वो किसके बराबर आ जाए, सबको जोड़ने के बाद वो ए के बराबर आ जाए, यानी ए ले लें तो हमारा जो ये उपरोक्त समीकरण है कुछ ऐसे बन जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। जो हमारा समीकरण 1 था वो यही था कि फाई ई किसके बराबर था, ई ए कॉस थीटा, जिसको हमने समीकरण 1 बनाया था। अगर फाई ई कि वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम फाई ई बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब एक चीज़ है कि जो फाई ई है, फाई ई दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर है। दो अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, और अदिश राशि है तो जो उसकी वैल्यू है वो किस पे निर्भर करती है, कोजिया पे निर्भर करती है। और कोजिया पे निर्भर करती है तो उस स्थिति में जो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी एक अदिश राशि की जो वैल्यू है वो 3 तरह से हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। जो 3 केस बन रहे थे उसमें पहला जो केस होगा, हमने पहला केस क्या ले लिया, यदि वैद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत हो। मतलब ये देखिए ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या है, हमने ये जो सतह है हमने सतह को ऐसे लगा दिया है। सपोज कीजिए जैसे ये मान लीजिए ऐसे एरिया जो हमारा जो
वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सतह है, सतह हमारा ऐसे है, और ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए ये क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया, लंबवत हो गया, तो अब ये लंबवत ये हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर काम करेगा, तो इधर की तरफ, बाहर की, लंबवत बाहर की तरफ होती है, या फिर लंबवत, तो लंबवत बाहर की तरफ है, तो उस स्थिति में ये क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या हमने सतह ले लिया, जो सतह है तो ये क्या है, अब इसके साथ ये क्या है, लंबवत है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है, सतह लंबवत है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इसी की दिशा में है, यानी ई और ए दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। और जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, यानी दो वेक्टर, यानी दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हो, तो उनके बीच का, या दोनों समांतर है तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 अंश। हम जानते हैं कि cos थीटा 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और जब 1 होगा तो समीकरण 1 जो भी हम बनाए थे, समीकरण 1 से हम लिखे अगर फाई, तो क्या होगा, ई ए cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना हो गया, 1। और जब 1 रखेंगे तो ये फाई किसके बराबर होगा, ई ए, क्योंकि ये क्या है, परिमाण है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों जब पॉजिटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली जो राशि होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इस स्थिति में जो फाई है, यानी वैद्युत फ्लक्स है, वो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक होगा और अधिकतम होगा। जो दूसरा कंडीशन होगा, तो दूसरे कंडीशन में हमने ये ले लिया कि वैद्युत क्षेत्र जो है, जो सतह सरफेस के क्या है, समानांतर है। ये मान लीजिए क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या कर दिया हमने, ये जो हमारा सरफेस, इसको हमने क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर कर दिया। जब वैद्युत क्षेत्र के समानांतर करेंगे तो जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा, और जब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब सपोज कीजिए ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा क्या, सरफेस है। तो ये देखिए ये हमने सरफेस कर दिया, तो जब इसका एरिया वेक्टर किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ, और ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर है, वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे जा रहा है, यानी सपोज कीजिए एक्स एक्सिस की तरफ, और जब एरिया वेक्टर किधर हो गया, वाई एक्सिस की तरफ। तो एक्स और वाई कितने एंगल पे होते हैं, तो राइट एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के समकोण पे होते हैं। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। ये हमारा एरिया वेक्टर है, और ये क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कैसे हैं, लंबवत है। लेकिन जो सतह है, सतह क्या, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर है। तो समानांतर है, उस स्थिति में दोनों के बीच, क्योंकि ए और ई के बीच का कोण चाहिए, तो ए और ई के बीच का जो कोण होगा 90 अंश होगा, समकोण होगा। और जब हम जानते हैं कि जब समकोण हो जाता है तो काश 90 अंश यानी काश समकोण का मान कितना होता है, 0 होता है। और उस स्थिति में समीकरण 1 को अगर कैलकुलेट करें तो समीकरण 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई किसके बराबर होगा, ई ए cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना हो गया, 0। और जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। और उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। अर्थात इस स्थिति में कोई भी वैद्युत बल रेखा इस सतह से पास नहीं होगी। जो तीसरा केस है हमारा, तीसरा केस ये है कि कंडीशन ये है कि यदि वैद्युत क्षेत्र व सतह एक दूसरे के विपरीत हों। सपोज कीजिए ऐसे क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और हमने जो सरफेस लिया था, सरफेस हम पहले ऐसे रखे थे, अब क्या कर दिए, ऐसे कर दिए। जब ऐसे करेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इधर इधर बाहर की तरफ होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। और जब बाहर की तरफ होगा तो ई और ए यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों के बीच का कोण उसी स्थिति में कितना होता है, 180 अंश होता है। और हम जानते हैं कि जो 180 अंश कोजिया का जो वैल्यू होती है 180 अंश की, वो क्या होती है, माइनस होती है। मतलब कहने का ये है कि सपोज कीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है, और जो हम सतह लिए थे पहले हम ऐसे ले रहे थे, अब सतह हम ऐसे ले रहे हैं। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर किधर होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। अब चूंकि देखिए लंबवत बाहर की तरफ मतलब एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर हो गया, इधर की तरफ हो गया। और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो किधर हो गया, इसके अपोजिट। तो इस यही यहाँ पे हमने समझाया है। तो अब वैसे ही हम समीकरण 1 से लिखे हैं, तो समीकरण 1 से फाई ई बराबर जानते हैं कि ई ए cos थीटा होता है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -EA। अब चूंकि समीकरण जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में, दोनों में जो इसकी जो परिमाण है, परिमाण बराबर है, लेकिन क्या अंतर है, वहाँ पे पॉजिटिव आया था और यहाँ पे नेगेटिव आया था। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब यही है कि जब पॉजिटिव है इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सतह से बाहर की ओर जा रही हैं, जबकि अगर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का मान अगर निगेटिव हो गया, तो वैद्युत फ्लक्स का मान निगेटिव हो गया, तो ये बताता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, सतह के अंदर की तरफ आ रही है। यानी वैद्युत बल रेखाएं अब अंदर की तरफ आ रही हैं। जब अंदर की तरफ आएंगी तो निगेटिव, और जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ, सतह से बाहर की ओर निकलेंगी तो पॉजिटिव। तो आइए तीनों को, जो तीनों कंडीशन थे, हम तीनों कंडीशन को एक पास देख ले रहे हैं। अगर तीनों कंडीशन को हम एक साथ लें तो तीनों कंडीशन से यही चीज क्लियर निकल के आ रही है कि जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच होगा, यानी 0
से बड़ा यानी लेस इक्वल या लेस देन थीटा, तो कब कितना होगा, थीटा का मान 0 और 90 के बीच हो, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर या 90 से छोटा होगा, उस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगा। और जब दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब थीटा का मान कितना हो जाए, राइट एंगल हो जाए, 90 अंश हो जाए, उस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। और जब तीसरा कंडीशन ये है कि जब थीटा का मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा या बराबर होगा, उस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बस ये यहाँ पे एक चीज़ है कि धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब बस यही है कि अगर धनात्मक है तो वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, सरफेस से बाहर की ओर निकलेंगी। और जब निगेटिव है तो निगेटिव ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सरफेस की तरफ यानी सरफेस में अंदर की ओर जाएंगी। बस यही है।